Hello everyone, how are you? I welcome you all to IS Ment Rise with Right Mentor. देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स की प्रेपरेशन कब और कैसे करनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की प्रेपरेशन जो है वो आपको शुरू करनी चाहिए फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, नॉट फ्रॉम नवंबर और दिसंबर। क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर इतनी जल्दी प्रीलिम्स की प्रेपरेशन शुरू कर दोगे, नो डाउट प्रेपरेशन आप कर लोगे, बिकॉज आप प्रेपरेशन को जनवरी से करीब 1-1.5 महीना पहले शुरू कर रहे हो। लेकिन क्या ये सही टाइम है कि मेंस की प्रेपरेशन के लिए आपने अपना टाइम और भी कम कर दिया, है ना? भाई जनरली क्या होता है कि हम मेंस की प्रेपरेशन शुरू करते हैं फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चलो नवंबर भी, ओनली 5 मंथ्स फॉर मेंस, जहां आपको 9 पेपर लिखने हैं। चलो 2 छोड़ दो, लैंग्वेज के हैं, क्वालिफाइंग है, but 7 papers you have to write and there will be no option in front of you, means there will be no correct answer in front of you. You have to write 7 papers and to prepare them you are investing only 5 months. And for prelims you are starting your preparation from December itself. So according to me 1 month आपको और अभी प्रीलिम्स के लिए रुकना चाहिए। अगर इतनी जल्दी प्रीलिम्स शुरू करके प्रिपेयर करके प्रीलिम्स अगर निकाल भी लिया तो क्या फायदा, आगे मेंस नहीं निकलेगा। क्या मेंस की प्रिपरेशन 80 दिन में कर लोगे? जब एक सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 7 मंथ्स चाहिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, when you are looking for 7 to 6 months for the preparation of one exam, one paper, तो 80 दिन 7 पेपर के लिए इनफ है। तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी मत करो, और इतनी जल्दी की सच में कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके सामने जो प्लान रखूंगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि 80 दिन बहुत कम पड़ते हैं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अगर हम जनवरी से भी शुरू करते हैं तो भी हम बहुत सही टाइम पे शुरू कर रहे हैं, और हम हमारे मेंस के लिए 1 महीना और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। प्लीज़ आप इस बात को समझो। देखो एग्ज़ाम आपका है, देना आपने है, निकलेगा तो आपका, नहीं निकलेगा तो आपका। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी समझ जाएंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो चांसेस हैं कि आप बाद में मेंस भी निकाल पाएं। ठीक है, हाँ 1 महीने में बहुत कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो हो सकता है। तो जनवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करो, और वो भी एकदम से नहीं। मेंस को पूरी तरह से मत छोड़ो, मेंस को साथ साथ में लेके चलो। कैसे लेके चलना है, किस तरीके से चलना है, वो हम आगे इस पूरे स्टडी प्लान में समझेंगे। देखिए दिस स्टडी प्लान is not just meant to make a YouTube video and collect views. ये स्टडी प्लान बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इस स्टडी प्लान के अंदर आपको मल्टीपल रिवीजन्स मिलेंगी, मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, और अच्छी तरह से आपको हर चीज़ सीखने का भी मौका मिलेगा, पढ़ने का भी मौका मिलेगा। अगर अब तक आपने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं बाय द वे प्रिपेयर किया है तो डोंट वरी, इन 5 महीनों में सब कुछ बहुत अच्छे से होने वाला है। कैसे, वो हम आगे स्टडी प्लान में समझते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज डोंट स्टार्ट द प्रीलिम्स प्रिपरेशन फ्रॉम डिसम्बर इटसेल्फ। काइंडली वेट फॉर 1 मंथ मोर। दिसंबर का पूरा महीना आप प्लीज अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लगाइए। देखिए आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि क्रैश कोर्सेज जो प्रीलिम्स के होते थे वो जनरली फेब या मार्च से शुरू होते थे, और उससे पहले कोई बात भी नहीं करता था प्रीलिम्स की। जनवरी फरवरी तक भी लोग मेंस की प्रिपरेशन करते थे, और फेब मिड से या फेब एंड से लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करा करते थे। बट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एवरीवन वांट कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं, इसलिए जब से ये ऑनलाइन का चलन चला है तब से प्रीलिम्स प्रिपरेशन क्रैश कोर्सेज जो हैं मार्केट में
वो नवंबर तक में आने लग गए हैं, क्योंकि सबको बस एक ही चीज की पड़ी है कि जितनी जल्दी लॉन्च करेंगे उतनी जल्दी बच्चा हमारे कोर्स में एनरोल करेगा। बिकॉज प्रीलिम्स को लेकर मार्केट में बहुत तगड़े लेवल की एंग्जाइटी चलती है एस्पायरेंट्स के बीच में। जितने भी एस्पायरेंट्स मोस्टली इससे बहुत डरे होते हैं और उनके डर का ही फायदा उठाया जाता है। उनको प्रीलिम्स के बारे में इतना डरा डरा के, इतना डरा डरा के, इतना डरा डरा के कि नवंबर से ही शुरू कर देते हैं क्रैश कोर्स। और एस्पायरेंट्स भी डर के चक्कर में उनके क्रैश कोर्सेज ले भी लेते हैं। और होता क्या है, बाय चांस प्री निकल भी गया तो इतने कम टाइम में मेंस तो नहीं निकलेगा, ये तो श्योर है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से सोच समझ के कीजिए। देखिए, हर साल सिलेक्शन सिर्फ 800 900 हजार बच्चों का ही होता है और प्रिपरेशन करने वाले हर साल करीब 11 से 12 लाख बच्चे होते हैं। प्लीज एक बात सोच कर देखो, क्या उन 11-12 लाख बच्चों में उस साल 1000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस होगी? होंगे ना। तो जो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। बाकी बच्चे नहीं क्लियर कर पाते एग्जाम। वाई? बिकॉज वो उन्हीं बातों पे चल रहे हैं जो मार्केट में उनको सिखाई जाती हैं। आप एक बात सोच के देखो, 11-12 लाख बच्चा हर साल मार्केट में आता है पढ़ने, और जो मार्केट में बातें करी जा रही हैं वो सब फॉलो करते हैं। आप में से भी बहुत लोग उसी को फॉलो कर रहे होंगे, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? देखो, 11-12 लाख का सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन तो कुछ ही एस्पायरेंट्स का होना है। तो प्लीज, अगर इस स्ट्रेटजी में दम होता तो ये हर साल सिलेक्शन ना करवा देती। नहीं करवा पा रही ना। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेकार है। इस स्ट्रेटजी से सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिस स्ट्रेटजी से सिलेक्शन होते हैं, प्लीज उस चीज को समझिए। अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए। अपने आप को मार्केट का कस्टमर मत बनने दीजिए। ये जितने नवंबर दिसंबर वाले हैं ना, इन सबको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बटोरो। जितने ज्यादा बच्चे एनरोल हो जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा। इसीलिए कोर्स को जल्दी से जल्दी एनरोल करो ताकि एस्पायरेंट ने कहीं पे एनरोल किया ना हो। क्योंकि एक बारी कोई कहीं एनरोल कर देता है तो इट इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो कोई दूसरी जगह भी एनरोल करे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल कब करेंगे? तब जब किसी ने एनरोल नहीं किया होगा। जब एनरोल कर चुके होंगे तब तो बहुत कम बचेंगे ना। तो वो इस प्लान के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। प्लीज ऐसे बहकावों में मत आओ। अटेम्प्ट आपका है, बहुत संभल के दो, बहुत सोच समझ के दो। उनका कुछ नहीं जाएगा, उनकी तो कमाई हो गई। जो जाएगा सब आप ही का जाएगा। तो प्लीज 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 मत वेस्ट करो अपना अटेम्प्ट। मत अपने आप को किसी के झांसे में आने दो। ठीक है? उन बच्चों जैसा बनो जिनके पास वो सही गाइडेंस है। इस साल एग्जाम निकलते हैं, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है? ये स्टडी प्लान आपका जनवरी से लेके मई तक चलेगा। आपको जनवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स मोड में आना है। ठीक है? तो देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। Now, in this study plan, we are going to discuss the study plan in 3 categories. We will understand the 3 different types of things under this study plan. First is, we will see what we are going to do from January to May overall. Overall means what all things we are going to cover in this period.
Second is, we will see that in this time period how we will prepare subject wise. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज को भी अलग अलग टाइम दिया है, अलग अलग तरीके से समझेंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देंगे, ठीक है, और इसको कब पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन टू स्टडी। ये चीजें हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये सब जो चीजें हमने देखी, ये डेली रूटीन में कहां और कैसे फिट हो रही हैं। द डेली रूटीन, द ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी प्रैक्टिकल। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बता दिया जाएगा कि विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। इस स्टडी प्लान को बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको लाने में टाइम भी लगा। कुछ भी बताना हो तो वो तो फिर एकदम से बताया जा सकता है, लेकिन अगर सही प्लान चाहिए, एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, एक वर्केबल प्लान चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। तो देखते हैं कि डेली रूटीन में क्या है। देखिए, सबसे पहले ओवरऑल फ्रॉम जनवरी टू मई, ओवरऑल फर्स्ट वी विल फोकस ऑन knowledge part, GS knowledge part. First we will focus on knowledge part. Knowledge part means gathering knowledge. Under knowledge part, we will learn the subjects, we will study the subjects so that we can gather knowledge regarding each and every subject, which is the part of this prelims examination. And remember, the subjects under this are divided as per priority 1 subjects, priority 2 subjects, and priority 3 subjects. The timing has been allotted according to that. अगर आपको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द होल प्रीलिम्स प्रेपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज। वहां पे हर वीडियो इस एग्जाम से रिलेटेड है, इस एग्जाम की स्ट्रेटजी को हमने पूरे अच्छे तरीके से समझा है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप वो एक बार प्लेलिस्ट में वो वीडियो सारी देख लें, ठीक है। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 आपको समझ में आ जाएंगे। 40-40-20 नाम की वीडियो है, उसको देख लो, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। या फिर ये सारी चीजें वेबसाइट पर भी पड़ी हैं, आप IAS मेंट की वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं जाके, और वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो देखो फ्रॉम जनवरी टू मार्च वी विल स्टडी सब्जेक्ट्स बट in full length. Full length means complete, comprehensive. In first 3 months, from January to March, we will not focus on crash course because crash course is not a full length course. Remember this thing. क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स होता है, सीखने का कोर्स क्रैश कोर्स नहीं होता। सीखने के लिए हमेशा फुल लेंथ कोर्सेज करने चाहिए। फुल लेंथ कोर्स से पहले सब्जेक्ट को अच्छे से समझो, हर एक चीज को देखो। अभी तक आपने जो फुल लेंथ पढ़े हैं वो आपने फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़े हैं, लेकिन उसमें और यहाँ पे डिफरेंस ये होना चाहिए कि फाउंडेशन कोर्सेज में जो आपने फुल लेंथ पढ़े हैं वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिला के थे। बट यहाँ पे जो आपको फुल लेंथ पढ़ने चाहिए वो प्रीलिम्स स्पेसिफिकली पढ़ने चाहिए। यानी कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे वही इकोनॉमी, वही एनवायरनमेंट, वही पॉलिटी, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को, कीपिंग इन व्यू दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे फाउंडेशन में जो हमने कोर्सेज पढ़े हैं उस तरीके से यहाँ नहीं पढ़ना।
यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फोकस होकर के सब्जेक्ट को पढ़ना है, और पहले 3 महीने आपको फुल लेंथ कोर्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो, क्रैश कोर्स तभी काम करेगा अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। क्रैश कोर्स सिर्फ रिवीजन कोर्स है, क्रैश कोर्स सीखने का कोर्स नहीं होता। तो फिर बात आती है जी, क्रैश कोर्स कब करना है? हाँ बिल्कुल करना है। क्रैश कोर्स करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। In the month of April, you have to do the crash course. Now, the whole April month will be dedicated to crash course. We will see how much time daily we have to give to courses and then revisions and all. We will see that. A practical approach is going to come in front of you. And then in May, after doing crash course in April, if you feel comfortable with the subjects, then it's okay. But if you still have any doubt, if you still think कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अभी कमज़ोर है, आपको एक और रिवीजन की ज़रूरत है बाय द टीचर, तो आप मई के अंदर एक सुपर स्प्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मई के अंदर अंदर बहुत कम टाइम के अंदर पूरा का पूरा आपका सिलेबस रिवाइज करवा दे फटाफट फटाफट। आप चाहें तो वैसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने नॉलेज पार्ट पे तो बात कर ली, यानी अब तक हम सिर्फ सीखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस नॉलेज को रिटेन कैसे करना है। नॉलेज रिटेंशन प्रोसेस। देखिए, नॉलेज रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, और वो है रिवीजन। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इस 5 महीने के दौरान हम इतनी रिवीजन्स कर लेंगे, इतनी रिवीजन्स कर लेंगे कि एग्जाम में कुछ भूल ही नहीं पाएंगे, चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको सेल्फ रिवीजन करनी पड़ेगी जो भी क्लासेस आप लेंगे। वट एवर क्लासेस यू विल डू, यू हैव टू डू द सेल्फ रिवीजन ऑफ दैट। ठीक है, डेली आप जितना भी पढ़ेंगे आप उतना रिवाइज करेंगे। देखिए, सेल्फ रिवीजन में क्या रहेगा, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप रिवाइज करेंगे अपनी डेली क्लासेस। यानी कि उस दिन आपको क्लास में जो भी पढ़ाया गया हो, आपको उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, पिछला उस दिन रिवाइज नहीं करना। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छा टाइम दिया गया उसके लिए भी, आगे टाइमिंग भी देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमने जितनी भी बात करी है ये टाइमिंग के अंदर कैसे फिट हो रही है। ये सब चीज़ें हम एकदम लास्ट में समझेंगे कि डेली रूटीन क्या रहना चाहिए। अभी इसको मंथ वाइज रूटीन समझ लो। मंडे टू सैटरडे आपको डेली क्लास की क्या करनी है, रिवीजन। और संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपने उस संडे से पहले जितना भी कुछ आपने पढ़ा है अब तक, जितनी भी क्लासेस करी हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने फिनिश कर लिए, जो भी कुछ आपने पढ़ा है, वो सब का सब आप संडे वाले दिन एक बहुत ही क्विक रिवीजन देंगे हर चीज को। और ये चीज हर मंडे टू सैटरडे हर संडे रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो आपने डेली पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है, और संडे को आपने फुल सिलेबस रिवाइज करना है। फुल सिलेबस इन द सेंस अब तक आपने जो पढ़ा है उतने को रिवाइज करना है, जो नहीं पढ़ा उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी जितना आपने अब तक पढ़ लिया अपनी क्लासेस में उसको मंडे टू सैटरडे रिवाइज करना है डेली, और संडे को आपने जितना भी कोर्स अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गया रिवीजन पार्ट। अब देखते हैं टेक्निक गेन प्रोसेस। अब ये टेक्निक गेन प्रोसेस, ये टेक्निक क्या है? देखिए, टेक्निक जो है ये
स्मार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, स्मार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक, knowledge we are gathering, and in exam we have to solve the MCQs related to this knowledge. But to solve this MCQs, only knowledge cannot help. हाँ, 100 में से 10, 15, 20 क्वेश्चंस आप डायरेक्टली नॉलेज बेस पे निकाल लोगे, टेक्निक नहीं भी आएगी तो भी निकाल लोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कट ऑफ पार करना, तो आपको नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक आनी चाहिए। ये क्या टेक्निक है, कैसी है, ये सब के सब उस प्लेलिस्ट में, उस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बात करी है। आप जाइए, प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज के अंदर इनके ऊपर बहुत डिटेल में 7-8 वीडियोस बनाई हैं। जितनी टाइप की टेक्निक्स होती हैं, हर एक टेक्निक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है विद एग्जांपल्स, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से टेक्निक समझ में आएगी। आपको यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ टेक्निक को सीखना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप एमसीक्यूज को सही कर पाएंगे और कट ऑफ पार कर पाएंगे। ऐसा होता है बहुत बार बहुत एस्पायरेंट्स के साथ कि वो प्रिपेयर तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे से उनको सब कुछ आता है, लेकिन कट ऑफ फिर भी पार नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको टेक्निक नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखिए यहां पे एक चीज और समझने वाली है कि विदाउट कि ओनली टेक्निक कैन ऑल्सो नॉट मेक यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन one should have both the things, knowledge and technique. Without knowledge, one cannot apply the technique, and only technique is useless without proper knowledge. So both the things go hand on hand. You have to focus on knowledge as well as technique of solving the MCQs. ठीक है, चलिए। Now in technique gain process, from January to March, you will dedicate your time to learn the technique. January to March month will be to learn the technique. Then technique retention process. In technique retention process, from January to March, what we will do is, again, from Monday to Saturday, what we will do is, we will solve the MCQs related to that day's class only. मान लीजिए आपने मंडे को, सपोज आपने मंडे को आरबीआई के बारे में पढ़ा, आपने मंडे को आरबीआई के बारे में पढ़ा। अब आप जो एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे वो भी आरबीआई से रिलेटेड ही होंगे, और इन आरबीआई के एमसीक्यूज में आप अप्लाई करेंगे टेक्निक। नॉलेज आपने उसी दिन सुबह सीखी है, टेक्निक आपको उन वीडियोस में से मिल जाएगी। आरबीआई के क्वेश्चंस उठाओ उसी दिन, पहले आरबीआई को क्लास में सीखो, फिर घर आके आरबीआई को रिवाइज करो, उसके बाद कुछ टाइम दो इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में, और जब इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, एट दैट टाइम ईच एंड एवरी एमसीक्यू विल बी सॉल्व्ड यूजिंग नॉलेज प्लस टेक्निक। आपको टेक्निक हर एक क्वेश्चन में लगानी सीखनी पड़ेगी। देखिए टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जिससे सीखा जा सकता है, और वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसके यूज टू होंगे, तो ही आप फाइनल डी डे वाले दिन उनको यूज कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इनको भी प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। और संडे को अगेन
संडे को आप चाहें तो कोई एक टेस्ट ले सकते हैं, जो कि आपके जितना आपने पढ़ा है उतना अगर आपको उस टेस्ट में कहीं मिल जाता है तो आप एक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप उसके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितना आपने उस संडे तक क्लासेस में नॉलेज गेन की है उतने के एमसीक्यूज सारे के सारे संडे को रिवाइज करेंगे, बिकॉज हमें भूलना नहीं है। क्या होता है कि आफ्टर 1 वीक हमने जितना पढ़ा है, आफ्टर 1 वीक हम उसे भूलने लगते हैं, और जब हम 1 वीक के बाद उसे वापस रिवाइज कर लेते हैं तो हम वापस उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद 1 वीक बाद हम फिर भूलने लगते हैं, तो 1 वीक बाद हम फिर रिवाइज करके उसको वापस उसी लेवल पे ले आते हैं, फिर भूलने लगते हैं, फिर वापस उसी लेवल पे ले आते हैं। अगर हम इस प्रैक्टिस को हर हफ्ते नहीं रिपीट करेंगे, सपोज आपने सोचा कि मैं तो महीने बाद पढ़ूंगा, तो जो भूलने का लेवल यहाँ तक था वो भूलने का लेवल हो सकता है यहाँ तक पहुँच जाए, और यहाँ पे आने के बाद फिर उसको वापस उठाना बहुत एफर्ट लगता है उसके लिए। तो बेस्ट है कि आप संडे टू संडे चीज़ों को रिवाइज करते चलें, नॉलेज को रिवाइज करते चलें, टेक्निक के लिए एमसीक्यू सॉल्व करते चलें, यूजिंग योर टेक्निक एंड नॉलेज। नाउ इन द मंथ ऑफ April, what we will do is just focus on mastering the technique by solving questions across all subjects and all topics. क्योंकि आप जनवरी टू मार्च ऑलरेडी सब्जेक्ट्स को एक बार पढ़ चुके हैं, you have enough knowledge. Now in the month of April, what you will do is you will take proper test series of prelims. Take daily test, or maybe with a gap of 1 day. 1 day gap के साथ आप टेस्ट सीरीज उठाएं. There are 30 days in the month of April, और अगर आप एक दिन छोड़ के भी एक टेस्ट देते हैं तो you will be able to attempt 15 tests, and according to me 15 tests are enough. Since you are practicing the MCQs, since you are daily practicing the MCQs, then 15 tests are enough according to me. ठीक है, फिर आपको उससे ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर आपने MCQ वगैरह कुछ भी सॉल्व नहीं करा तो फिर तो टेस्ट जितने मर्जी देते रहो, मार्केट में कोई टेस्ट की कमी नहीं है. ठीक, लेकिन उन टेस्ट में भी आपको क्या करना क्या है, आपको टेस्ट के हर क्वेश्चन में नॉलेज एंड टेक्निक इन दोनों का अप्लाई करना है इन एवरी क्वेश्चन. और इन टेस्ट सीरीज में भी कैसे इनको बेनिफिट लेना है, हाउ टू बेनिफिट द टेस्ट सीरीज. देखिए, टेस्ट सीरीज एक दो-धारी तलवार है. टेस्ट सीरीज इज अ two-edged sword. If you used them wisely, it will definitely help you. And if you used them randomly, it can destroy anyone. How to benefit the test series? This thing also has already been explained in video 40-40-20 present in this playlist. The Prelims Preparation Strategy Series playlist. A video is available by the name of 40-40-20. Please go through that video. There, how to benefit the test series is also explained, right? Now, अप्रैल हो गया. अप्रैल में हमें फुल लेंथ लगाने हैं. अप्रैल में हमें सिर्फ फुल लेंथ पे फोकस करना है. और साथ साथ में क्या चल रहा है अप्रैल में, अब तक हमारा एक तो क्रैश कोर्स चल रहा है, प्लस अब हमारे आ गए टेस्ट. नाउ इन द मंथ ऑफ मे, अब देखिए मंथ ऑफ मे को दो हिस्सों में बांटा गया है. फर्स्ट इज फ्रॉम 1st of May to 15th of May, 1 मई से लेके 15 मई तक आपको क्या करना है, जस्ट रिवाइज द टेक्निक नोट्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट. अब तक आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे. टिल द मंथ ऑफ अप्रैल you were doing practice, you were doing rigorous practice, you were doing daily practice. Now in the month of May, stop practicing. In the month of May, from 1st May to 15th May, पहले मई के 15 दिन आपने जो टेक्निक सीखी है,
आप डेली उस टेक्निक को रिवाइज करेंगे। आपने उस टेक्निक के जो नोट्स बनाए थे वीडियो देखकर, उन नोट्स को रिवाइज करेंगे आप टेक्निक के। प्रैक्टिस बहुत हो चुकी, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी है, बहुत जबरदस्त तरीके की रिवीजन करी है। कैसे रिवीजन है वो आगे और भी उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो, इसको ऐसे समझो, जनवरी टू मई, जनवरी टू मार्च, एक तो आपने फुल लेंथ क्लास लगाई, फिर आपने उसी को डेली घर आके रिवाइज किया, मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपने फुल कोर्स रिवाइज किया जो आपने अब तक पढ़ लिया था। ये तो हो गया आपका रिवीजन। फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करी यूजिंग नॉलेज प्लस टेक्निक। इसमें भी ऐसे ही था, मंडे टू सैटरडे आपने डेली जितना पढ़ा उसको किया, और संडे को आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट प्रैक्टिस किया। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो आपकी कितनी बार रिवीजन हो गई पूरे कोर्स की? अगर हम देखें जनवरी से लेके मई तक कितनी बार रिवाइज कर चुके हो पूरे कोर्स को? मुझे लगता है आप खुद भी गिनकर नहीं बता पाओगे कि मैं इतनी बार रिवाइज कर चुका हूं। मई तक आते आते इन चीजों में आपकी हालत ये हो जाएगी कि नींद में उठकर भी सब कुछ सुनाने लगोगे। भूलना तो भूल जाओ, कि एग्जाम में जाके ये भी सोचोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। नहीं होगा। ये तब होता है जब रिवीजन की कमी होती है, प्रैक्टिस की कमी होती है। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, डेली लर्निंग, सब कुछ एक ही दिन में हो रहा है, सब कुछ एक ही दिन में चल रहा है। और जब हम आवर्स के ऊपर आएंगे तो यू विल सी कि हाँ, थिंग्स आर प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेली शेड्यूल में ये सब चीजें फिट हो रही हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मई में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? टेक्निक के नोट्स को रिवाइज करेंगे। अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सी सेट पर। सी सेट, सी सेट में जनवरी टू मार्च, इन सी सेट जनवरी टू मार्च विल बी योर लर्निंग फेज। यानी कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च आप सी सेट सीखेंगे, यू विल लर्न सी सेट। अब ये चाहे आप अपने से करें, चाहे आप कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर लें, इट्स अप टू यू। बट सीखने का टाइम सिर्फ जनवरी से मार्च तक ही होगा। जनवरी से मार्च तक आपको सी सेट का कोर्स कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। इन अप्रैल, अप्रैल इज द रिवीजन फेज। अप्रैल इज द रिवीजन फेज। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे डेली 2 hours, संडे रिवाइज एवरीथिंग यू हैव स्टडीड टिल डेट। जब आप मंडे टू सैटरडे सी सेट को डेली पढ़ेंगे और प्लस लर्न प्लस डेली रिवाइज, जब आप मंडे टू सैटरडे डेली पढ़ेंगे और डेली रिवाइज करेंगे, तो संडे को आप उस पूरे कोर्स को सिर्फ 2 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। जनवरी में मंडे टू सैटरडे लर्न प्लस प्रैक्टिस, संडे होल रिवाइज प्लस होल प्रैक्टिस। रिवाइज करने के लिए सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है हर टॉपिक में से संडे को, ठीक है ना। अप्रैल के महीने में सिर्फ रिवाइज करेंगे। अप्रैल का महीना सिर्फ रिवीजन पे होगा। अप्रैल का महीना रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। द लर्निंग पार्ट विल गेट ओवर बाय मार्च, बाय एंड ऑफ मार्च, राइट।
सो अप्रैल में लर्निंग कुछ नहीं करनी, अप्रैल में सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, रिवाइज प्रैक्टिस, डेली यही चलेगा पूरे अप्रैल। और मई के अंदर आके 1st to 15th में इज द मास्टरिंग फेज। देखिए, जनवरी टू मार्च इज लर्निंग फेज, अप्रैल इज रिवीजन फेज, मई इज मास्टरिंग फेज। नाउ यू हैव टू मास्टर ईच एंड एवरीथिंग। कैसे? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, साथ में रिवीजन। ठीक है ना? यहां पे भी आप इसके कुछ फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। अप्रैल में भी आप इसके कुछ फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं अप्रैल में। अप्रैल में टॉपिक वाइज प्लस फुल लेंथ दोनों लगाएंगे, लेकिन मई के अंदर सिर्फ फुल लेंथ सी सेट के टेस्ट लगाएंगे। ठीक है ना? और सी सेट में ध्यान रखना, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है, उनको भी ध्यान रखना है। वो भी सब साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 महीने सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहे, तीनों चीजें पढ़नी है। ठीक है ना? अब मई 16 to 23 यहां क्या करेंगे? अगेन रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अब कितनी कितनी कैसे कैसे कितने कितने घंटे, इसको आगे एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि हमें डेली किस महीने में कितना टाइम किसको देना है। ठीक है? अभी तक आप ये चीजें समझ गए कि आपको करनी क्या है। देखो, ये था हमारा जनवरी टू मई ओवरऑल। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज कैसे चलना चाहिए? फर्स्ट, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, first is from January to March, there are total 93 days. From January to March there are total 93 days, and in this 93 days, first the January to March will be dedicated to full length courses, and under this full length course, first comes the priority 1 subjects. The priority 1 subjects will take total 63 days to complete. कैसे? इकोनॉमी को आप इसमें 18 दिन देंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को आप इसमें 17 डेज देंगे, फॉर साइंस एंड टेक यू विल डेडिकेट योर 10 days, फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेन यू विल डेडिकेट योर 10 days, फॉर एग्रीकल्चर 3 days, and for miscellaneous 5 days. The priority 1 subjects will give you questions of the first 40 part from 40-40-20 series. From 40-40-20 law, the priority 1 subjects will give you the first 40 questions for sure. In fact, they will give you more than 40 questions. और यहां पे आपका स्ट्राइक रेट मोर देन 90% होना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई 2-4 को छोड़कर। दूसरा, वो जितने अटेम्प्ट करोगे उसमें से सारे के सारे सही होने चाहिए, 90% से ज्यादा आपके आंसर सही होने चाहिए। इसके लिए जरूरी है टेक्निक को बहुत अच्छे से सीखना, और प्लस इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज पार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करना। और उसके लिए जरूरी है कि इन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा टाइम दिया जाए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन दिस एग्जामिनेशन। इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रायोरिटी 2 सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करेंगे 20 डेज में। 8 days for polity, for modern Indian history 6 days, for art and culture 6 days. Now priority 3 subjects, you will dedicate only 10 days. For geography 3 days, mapping 2 days,
medieval Indian history 2.5 days, ancient Indian history 2.5 days. In which day, how much time you will give, we will discuss that using a table. ठीक है, उसको टेबल से समझेंगे. अभी आप ये समझो कि किस मंथ क्या करना है. अब आता है अप्रैल, 30 days क्रैश कोर्स. नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मैंने आपको क्या बताया था कि अप्रैल मंथ में आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स. अब अप्रैल मंथ में क्रैश कोर्स जो करना है, प्रायोरिटी 1 सब्जेक्ट्स को हम देंगे पूरे 20 days. इकोनॉमी 5 days, एनवायरमेंट इकोलॉजी 5 days, साइंस टेक 4 days, गवर्नमेंट पॉलिसीज 3 days, एग्रीकल्चर 1 day, मिसलेनियस 2 days. ठीक है, ये हो गया प्रायोरिटी 1 सब्जेक्ट्स की को कितने दिन देने हैं. प्रायोरिटी 2 सब्जेक्ट्स 7 days, पॉलिटी 3 days, मॉडर्न एंड हिस्ट्री शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 2 days, आर्ट एंड कल्चर अगेन ओनली 2 days. दिस इज क्रैश कोर्स. फिर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स 3, यहां पे हम टोटल 3 days देंगे बस. ज्योग्राफी को 1.5 दिन, मैपिंग को आधा दिन, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को आधा दिन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को आधा दिन. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको 40-40-20 सीरीज देख के समझ में आएगा. 40-40-20 वीडियो प्लीज जरूर देखो, आपको बहुत कुछ इस एग्जाम के बारे में पता चलेगा. और ये सारा प्लान उसी के बेस पे बनाया गया है. ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना ही है इस साल. बहुत हो गए फेलियर्स, अब और नहीं. अब प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखेंगे, उस स्ट्रेटजी पे चलेंगे और इस साल एग्जाम पक्का क्लियर करेंगे. ठीक है ना. अब आ जाओ मई 1 to 15 और 16. देखिए, ये आपकी मर्जी है, आप इन कोर्सेज को करना चाहें तो करें. इफ एट ऑल आपको लगता है अब भी कि थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें अभी भी एक प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत है बाय टीचर, तो आप मई के अंदर कोई सुपर स्प्रिंट सुपर स्पीड वाला कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, जो आपको 15 days के अंदर पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करके दे दे. अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज अब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं. वैसे इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना रिवाइज कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं. लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. और उसमें कैसे होना चाहिए, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को 10 days दें, इकोनॉमी के लिए 3 days, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए 3 days, साइंस एंड टेक के लिए 2 days, गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए 1 day, एग्रीकल्चर के लिए आधा दिन, मिसलेनियस के लिए आधा दिन. प्रायोरिटी 2 सब्जेक्ट्स टोटल 4 days, पॉलिटी को 1.5 दिन में खत्म करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी 1.5 दिन में, और आर्ट एंड कल्चर को 1 दिन में. अब प्रायोरिटी 3 सब्जेक्ट्स को सिर्फ 2 दिन देने हैं. ज्योग्राफी 0.5 day, मैपिंग 0.5 day, हिस्ट्री मेडिवल इंडिया 0.5 day, हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया 0.5 day. इन बाइफर्केशंस की मतलब को समझने के लिए प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो लॉ ऑफ 40-40-20 अवेलेबल विद इन दिस सीरीज ओनली. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि डेली शेड्यूल, अब बात करते हैं डेली शेड्यूल के ऊपर. अब तक हमने सब समझ लिया, क्या क्या समझ लिया, एक बार उसको रिवाइज करते हैं. देखो, आपको जनवरी टू मार्च डेली आपको क्या करना है. एक तो आपको फुल लेंथ कोर्स की क्या करनी है, क्लास. फिर उसके बाद आपको मंडे टू सैटरडे उस दिन की फुल लेंथ क्लास को डेली रिवाइज. फिर उसके बाद आपको ऑन संडे कंप्लीट रिवाइज. कंप्लीट रिवाइज मतलब अब तक आपने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा रिवाइज. ये तो हो गया आपका फुल लेंथ से रिलेटेड. मंडे जनवरी टू मार्च सेम ही आपको फॉलो करना है सी सेट के लिए भी, यानी कि मंडे टू सैटरडे क्लासेस,
संडे ऑफ। मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे उसको घर आके रिवाइज भी करेंगे, और यहां पे रिवाइज प्लस प्रैक्टिस भी जुड़ जाएगा। यहां पे सिर्फ रिवाइज चल रहा है, यहां पे रिवाइज प्लस प्रैक्टिस भी जुड़ जाएगा। फिर संडे को कंप्लीट रिवाइज करेंगे, यहां पे संडे को कंप्लीट रिवाइज प्लस प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हो गया जनवरी टू मार्च में लर्न। अब अगर जनवरी टू मार्च हमने कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किया तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस भी आप क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लास के रिलेटेड, उस दिन की क्लास के रिलेटेड आप खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर नॉलेज प्लस टेक्निक। मैं यहां लिख देता हूं, प्रैक्टिस मींस नॉलेज प्लस टेक्निक। टेक्निक आपको कहां सीखने को मिलेगी? इन द सेम प्लेलिस्ट देयर आर 8 वीडियोस related to 8 techniques. Each video is dedicated to one technique with some examples. ठीक है, वहां से आपको टेक्निक सीखने को मिलेगी और उस टेक्निक को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा डेली। मंडे टू सैटरडे क्लास, नॉलेज प्लस टेक्निक। नाउ ऑन संडे वही कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट प्रैक्टिस। ये आपका चलेगा जनवरी टू मार्च डेली रूटीन, डेली क्लास, डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस। मंडे टू सैटरडे क्लास, उस क्लास की रिवीजन, उस क्लास की प्रैक्टिस। संडे को नो क्लास, ओनली प्रैक्टिस, सॉरी संडे को भी क्लास, लेकिन रिवाइज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट रिवाइज करना है उस दिन आपको। जो संडे की क्लास आपने पढ़ी होगी उसको आप मंडे वाले दिन एडजस्ट कर लेना रिवाइज करने में, ठीक है ना। क्लासेस आपकी डेली चलेंगी तभी कोर्स पूरा होगा, अदरवाइज कोर्स पूरा नहीं होगा टाइम से, ठीक है ना। ये हो गया आपका, इसमें सारा हमने रिवाइज कर लिया क्या क्या करना है डेली। टेक्निक भी आ गई, नॉलेज भी आ गई, सी सेट भी आ गया, लर्निंग फेज भी आ गया, रिवीजन भी आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। अब देखते हैं कि शेड्यूल में क्या फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो आप अगर कहीं पे आपको किसी दिन अगर फुल डे डेडिकेटेड है क्लासेस के लिए, इफ इट इज रिटन फुल डे फॉर क्लासेस, इट मींस उस दिन 5 आवर्स की डेली क्लास चलेगी। अगर कहीं पे लिखा है हाफ डे फॉर क्लास, इट मींस आपको वहां पे सिर्फ 2.5 घंटे उस दिन क्लास करनी है। जो आपको ये दिया था ना, जो आपको ये समझाए थे डेज, 18 डेज, इसका मतलब है आपको डेली 5 आवर्स क्लास करनी है। जहां आप देखिए फॉर एग्जांपल यहां दिया आपको 2.5 डेज, इसका मतलब है आपको 2 दिन तो 5-5 घंटे, और जो 2.5 में जो आधा दिन बचा उस दिन 2.5 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी आधा दिन दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है। 2 दिन इसको पढ़ो, तीसरे दिन इसको सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 2.5 घंटे इसको पढ़ना है, और फिर 4th एंड 5th डे इसको पढ़ना है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब आ जाओ डेली रूटीन पे। आप एक बार सब इसको देखो, अब डिस्कस करते हैं। इफ यू वांट देन यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं। देखो, इन द मंथ ऑफ जनवरी यू विल हैव टू स्टडी 10 आवर्स डेली। कैसे कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च सेम चलेगा। जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी आपको डेली 10 घंटे पढ़ना है, मंडे टू संडे, जिसमें 5 घंटे आपकी चलेंगी क्लासेस जीएस की, ठीक है। 5 घंटे आपकी डेली चलेंगी जीएस की क्लासेस। 1 घंटा आप डेली देंगे सी सेट को, जस्ट 1 आवर, जिसमें से आधा घंटा आप सी सेट का कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे
और आधा घंटा उस कॉन्सेप्ट को करेंगे प्रैक्टिस। फरवरी में भी यही चलेगा, डेली 1 आवर सी सेट, 5 आवर लर्न, 5 आवर प्रैक्टिस। सेल्फ रिविजन, डेली यू विल डेडिकेट 3 आवर्स टू सेल्फ रिविजन। सेल्फ रिविजन ऑफ व्हाट? सेल्फ रिविजन ऑफ जीएस, वो जीएस जो आपने यहां सीखा है। मंडे टू सैटरडे डेली रिवाइज द डेली क्लास. It will take you 3 hours to revise one class. That's why from January, February, March, daily 3-hour revision session has been allotted for GS revision because it will take 3 hours to revise one class. Now, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम एकदम से हमारी मेंस प्रिपरेशन को बीच में नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज 5 मंथ्स के बाद अगर आप मेंस प्रिपरेशन उठाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ आपको क्लीन मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम डेली मेंस को भी साथ लेकर चलेंगे। डेली 1 आवर शुड बी डेडिकेटेड टू मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डेली 1 आवर शुड बी डेडिकेटेड टू मेंस जीएस सब्जेक्ट। यहां पे भी, फरवरी में भी और मार्च में भी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च डेली आप 2 घंटे मेंस पढ़ेंगे, जिसमें 1 घंटा आप देंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को और 1 घंटा आप देंगे जीएस सब्जेक्ट को। ठीक है ना? इसमें भी आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेना कि जनवरी से लेके मार्च तक आपका पूरा मेंस का जीएस भी रिवाइज हो जाए। ठीक है ना? ये जनवरी टू मार्च चलेगा। अब बात करते हैं अप्रैल की। देखिए, अप्रैल मंथ में यू हैव टू स्टडी डेली फॉर 12 आवर्स। अप्रैल मंथ में आपको 12 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। 5 घंटे आपकी चलेगी क्लास, कौन सी? क्रैश कोर्स वाली। ठीक है ना? 5 घंटे क्रैश कोर्स की क्लास चलेगी। सीसैट को जो हम सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा देते आ रहे थे, अब हम 1 घंटा देंगे लर्निंग पे और 1 घंटा देंगे प्रैक्टिस पे। ठीक है? लर्निंग मतलब वहां, यहां जनवरी, फरवरी, मार्च में लर्निंग थी, अप्रैल में ये क्या हो जाएगी? ओनली रिवीजन। और ये प्रैक्टिस तो है ही। GS revise, yes, daily 3 hours will continue. Now, these 2 hours will be given to practice. Practicing of what? GS. 2 hours will be given to GS practice. यानी कि अप्रैल में 5 घंटे की क्लास, 1 घंटा सीसेट रिवीजन, 1 घंटा सीसेट प्रैक्टिस, 3 घंटे GS रिवीजन, 2 घंटे GS प्रैक्टिस। ठीक है ना? GS प्रैक्टिस में आप नॉलेज प्लस टेक्निक दोनों अप्लाई करेंगे। आप यहां पे फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस को 2 घंटे दिए गए हैं। 2 घंटों में आप इजीली फुल लेंथ क्लास को कर सकते हैं, राइट? अब आ जाओ मई के ऊपर। फ्रॉम 1st to 15th May यू विल हैव टू स्टडी 13 आवर्स डेली। 13 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से 5 घंटे आपकी होंगी क्लासेस। अब ये कौन सी क्लासेस हैं? आपकी सुपर स्पीड वाली क्लासेस। इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन, इफ यू डोंट वांट यू शुड नॉट ज्वाइन दिस थिंग। आपको वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अगर लगे तो ज्वाइन कर लेना। और अगर नहीं ज्वाइन करा तो ये 5 आवर्स को भी कहाँ डेडिकेट करना? इन्हीं में डिवाइड कर लेना। आपको इनमें जो चीज़ आपकी कमज़ोर लगती हो, इन 5 आवर्स को वहां डेडिकेट कर लेना। ठीक है? 1 घंटा सी सेट रिवाइज, 1 घंटा सी सेट प्रैक्टिस, फिर उसके बाद 3 आवर्स GS रिवीजन। ठीक है ना? ये भी आपको डेली करना ही करना है। अब आ जाओ मई में 16 to 23। फ्रॉम 16th May to 23 May, what we will do? We will reduce our study time from 13 hours back to 12 hours. ऐसा क्यों किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डेली क्लास यहां पे कोई नहीं है। सीसेट की रिवीजन 1 आवर,
लेकिन यहां सी सेट की प्रैक्टिस करनी है फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इस एक हफ्ता सी सेट की प्रैक्टिस करनी है फॉर 3 आवर्स। अब सेल्फ रिवीजन के लिए आपको देने हैं 6 घंटे। सेल्फ रिवीजन जीएस, यहां आपको देने हैं 6 घंटे। अब रिमेनिंग 2 आवर्स में क्या करेंगे? यहां हम करेंगे स्मार्ट टेक रिवीजन। इन रिमेनिंग 2 आवर्स वी विल नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। व्हाट वी विल डू इज कि जो स्मार्ट टेक्निक की क्लास करते हुए जो नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। इतना रिवाइज करेंगे कि एग्जाम में कोई टेक्निक भूलेगी नहीं। ठीक है, ये 7 दिन सिर्फ और सिर्फ टेक्निक को रिवाइज करेंगे। देखो 16 मई से 23 मई तक हमने क्यों 1 घंटा कम कर दिया? इसलिए कम किया है क्योंकि अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे थे। हमें दिन में जब भी उठना था, जब भी सोना था। लेकिन अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। अब से हम रात को सोएं चाहे जितने मर्जी बजे, लेकिन उठेंगे शार्प एट 6 AM। शार्प एट 6 AM। और मिनिमम हमारी 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। इसके लिए हमें शार्प एट 10 AM सोना पड़ेगा। गो टू स्लीप एट 10 PM। वेकअप एट 6 AM। अगर कोई किसी को लगता है कि उसको 8 से 9 घंटे भी सोना है, उठने का टाइम तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और सोना है तो आप 10 से पहले सो जाओ, लेकिन उठने का टाइम 6 बजे फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपका ब्रेन और आपकी सेंसरी नर्व्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाएं एग्जाम टाइम पे पूरी तरह से, और ये पूरी तरह से आपके साथ दें सो दैट कि आपने अब तक जितनी मेहनत करी है उस मेहनत को आप 2 घंटे में परफॉर्म कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढालना। ठीक है, इसके लिए हम 7 दिन पहले से तैयारी करने लग जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को कम से कम 7 दिन चाहिए होते हैं किसी चेंज को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम 7 दिन 8 दिन पहले से ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और हमारी जितनी भी पढ़ाई है वो 23 में लास्ट होनी चाहिए। 24 को आप बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। 24 को आप अपने किसी भी टॉपिक को रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छेड़ेंगे। ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि हम लास्ट मिनट तक पढ़ते जाते हैं, हमने आज तक ऐसे ही एग्ज़ाम दिया होगा, अब नहीं देना। उसका कारण बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो अगले कुछ घंटे तक हमारे दिमाग के ऊपर ऊपर रहती है। इससे होगा ये कि आपने जितना पीछे पढ़ा होगा वो सारा एक नीचे रह जाता है, और हमने अब जो पढ़ा है प्रेजेंट वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। और हम जब भी सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो हम उसी लेयर में से ही आउटपुट निकालते हैं। नीचे का जो होता है वो पढ़ा का पढ़ा रह जाता है। तो ऐसी कोई लेयर ना बने, हर चीज़ हमारे दिमाग में प्रॉपरली फिट हो जाए, प्रॉपरली वो मिक्स हो जाए पूरे दिमाग के अंदर। उसके लिए ज़रूरी है कि 24 को और एग्ज़ाम से पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप सब भूल गए, आप कुछ भी याद नहीं कर पा रहे, प्लीज़ तब भी मत पढ़ना। यकीन मानो, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा ना सब कुछ याद आने लगेगा। जो अभी आपको नहीं याद आ रहा ना, वो क्वेश्चन देख के आपको तुरंत याद आने लगेगा। आप 24 को बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, आप 24 को नहीं पढ़ेंगे, 1 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ेंगे। एंजॉय करो उस दिन, घूमो फिरो, वॉक पे जाओ, दोस्तों के साथ बैठो। हाँ, एक चीज़, एग्ज़ाम से पहले 24 25 को एग्ज़ाम से पहले किसी भी अपने ऐसे दोस्त से मत बात करना, किसी भी ऐसे आपके जानकार से बात मत करना जिससे आपको लगे
कि ये आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से कैसी भी नेगेटिविटी या टेंशन दे सकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना जो आपके साथ एकदम पॉजिटिव बात करेंगे, जो आपको एकदम रिलैक्स रखेंगे। सिर्फ ऐसे लोगों से ही बात करना। यकीन मानो बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। हर किसी से बात उस दिन मत करना। जो बहुत आपको यकीन है कि हाँ, ये मेरे अपने लोग हैं, ये आपको टेंशन नहीं देंगे, ये आपको स्ट्रेस नहीं देंगे, कोई नेगेटिविटी की कोई ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, उनके साथ बात करनी है। ठीक है? मूवी देखनी है, मूवी देखो, एन्जॉय करना है, एन्जॉय करो, घूमो फिरो, वॉक पे चले जाओ, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाओ, जो करना है करो, लेकिन इतना याद रखना ज़्यादा थकना मत उस दिन। कहीं घूमने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओ, ऐसा मत करना। लिमिटेड घूमना, इतना घूमना कि आपको थकान ना आए। रात को खाना हल्का खाना 24 तारीख को, और 25 को फोड़ के आना। ठीक है? ये है सारा स्टडी प्लान। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़, आप डेली इन दिनों फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाएंगे। टेस्ट नहीं होना चाहिए वो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो जो आप ऑलरेडी कर चुके हो और जिनको आप सही करते हो वो करेंगे। जिनको आप गलत करते हो उनको हाथ मत लगाना। आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, सारा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देंगे वो। ऐसे ही क्वेश्चंस को टच करना जिनको आपको पता है कि आप इनको सही करते हो। ठीक है ना? वही क्वेश्चन करने हैं। जीएस का पेपर सुबह 9 बजे उठा लेना करना है। 9:30 बजे आपका एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे हम 9 बजे उठाएंगे। हम हमारे दिमाग को आधा घंटा पहले एक्टिवेट होने के लिए ट्रेन करेंगे। और सी सेट का पेपर 2:30 बजे शुरू होता है, 2:15 बजे से सी सेट का पेपर उठाना। ध्यान रखना क्वेश्चन वही होने चाहिए जो आपको आते हों, जो गलत नहीं हो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। ठीक है? ये चीज़ एक ध्यान रखना। बाकी आपको इस पूरे स्टडी प्लान को फॉलो करो प्लीज़। फालतू के स्ट्रेटजीज, फालतू के स्टडी प्लान, फालतू के कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। अटेम्प्ट आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ दाव पे आपका लगा हुआ है, बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, जिसमें रिवीजन भी हो, लर्निंग भी हो, प्रैक्टिस भी हो। ठीक है? अगर आप चाहें तो आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। द वीडियो इज़ ऑल योर्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।